पी टी वी में मुजाहिर बिरली आपको खुशामदीद कहता है। और बहरहाल पाकिस्तान की अदालती और सियासी भी कह देना चाहिए तारीख़ में पहली बार पार्लिमानी कमेटी ये तय करेगी कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। आपको इल्म है कि अगर माजी की तारीख़ पर नज़र डाली जाए तो जस्टिस मुनीर ने एक तवील अरसे तक अदालत की सरबराही की। बड़े कंट्रोवर्शियल जल रहे, ख़ास तौर पर पहली दस्तूर असम्बली के हवाले से जस्टिस मुनीर ने जो फैसले दिए थे। उसके बाद भी जो जज आते रहे, चाहे जस्टिस अनवर जिन्होंने भुट्टो साहब को फांसी दी, वो भी एक कंट्रोवर्शियल चीफ जस्टिस कहलाए। मुशर्रफ के दौर के इफ्तिखार चौधरी उससे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जज कहलाए। फिर ये भी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट अहम नुक्ता था आइन का कि सीनियर मोस्ट जज जो है वही बनेगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब हों या फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हों शहीद, दोनों ने बाईपास किया और सॉरी टू से एक वक्त आया कि लिसानी बुनियाद पर कोर्टें तकसीम हो गईं। भुट्टो केस में पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 4 जज एक तरफ थे, सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले एक तरफ थे। इसीलिए शायद गालिबन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जस्टिस सज्जाद अली शाह को चीफ जस्टिस बनाया था, जिनको फिर बार बार हटाया गया। जस्टिस अजमल मियाँ चीफ जस्टिस हुए। फिर अल जहाद केस के नाम से एक केस आया जिसमें तय कर दिया गया था कि सीनियर मोस्ट जज ही चीफ जस्टिस होगा। बाल ठीक है, साकिब निसार साहब सीनियर मोस्ट जज थे, वो रहे। जस्टिस गुलजार चीफ जस्टिस रहे और अब हमारे मोहतरम जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस हुए। और बड़ी कंट्रोवर्सी इस दौरान रही। नवाज शरीफ हमेशा ये कहते रहे कि उन्हें निकाला गया, ये और बात है, वो ख़ुद काला कोट पहन कर भी अदालतों में पहुंच जाते थे। उनके दौर के जस्टिस कयूम बड़े कंट्रोवर्शियल जज थे, टेलीफोन पर सदाएँ दिलवाते थे। अब जो ये फ़ैसला किया गया है, इसे एक पॉलिटिकल फ़ैसला कहा जाएगा। पार्लियामान ये समझती थी कि जो प्रोसीजर वो तय करेगी या पार्लियामानी तय करेगी, जजों को उसे फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन हम कई ऐसे केसेस देखते हैं, केसेस जिनमें जजों ने फ़ैसला नहीं किया, हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट तक तकसीम हो गई। अभी जो फ़ैसला आया है 63A का, उसमें 8 जजों ने एक फ़ैसला दिया, बल्कि दूसरी बार फ़ैसला दिया चीफ जस्टिस बरहम हुए। 2 जजों का तफसीली फ़ैसला आ गया है। बहरहाल पूरी रात बहस व मुबाहिस के बाद पार्लियामान ने ये पास किया कि 12 रुकनी एक पार्लियामानी कमेटी होगी। 12 रुकनी पार्लियामानी कमेटी में चारों पार्टियां, जो मेन पार्टियां होंगे, उनके 3-3 अरकान होंगे। पीपल्स पार्टी के 3, नून लीग के 3, तहरीक इंसाफ के 3, एक JUI का, एक सुन्नी तहरीक का और एक MQM का। आज ये कमेटी को तय करना था कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। सीनियरिटी के एतबार से जस्टिस मंसूर अली शाह को ही चीफ जस्टिस बनना चाहिए था, लेकिन इस तरमीम के बाद अब ये होगा कि मंसूर अली शाह या आफरीदी या मुनीब अख्तर में से कौन अगला चीफ होगा। इजलास 8:30 बजे तक के लिए मुलतवी हो गया है। इससे पहले देखिए कि हमारे तारड़ साहब क्या फरमा रहे थे। 12 रुकनी उसका पहला इजलास हुआ है। एक्टिंग सेक्रेटरी नेशनल असम्बली मौजूद थे, जिन्होंने इतलाएँ भी की, उन्होंने वो प्रोसीडिंग सारी की हैं। कमेटी के अरकान जो हैं 9 अरकान ने मीटिंग अटेंड की है। आइन के आर्टिकल 175 के मुताबिक 8 लोगों ने यानी 2/3 ने ये फैसला लेना है। और आइन में ये भी लिखा है कि अगर कोई वैकेंसी रह जाती है खाली, यानी किसी पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन नहीं आती, उसकी सीट है, या कोई रुकन खुद मीटिंग अटेंड नहीं करते बावजूद, तो उसकी वजह से जो प्रोसीडिंग। साहब का कहना है कि आज पार्लिमानी कमेटी को फैसला करना है, 8:30 बजे फिर मीटिंग होगी, 12 बजे से फैसला बहरहाल करना पड़ेगा, यानी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट के 3 दिन पहले। वैसे गौर क्या कहते हैं जिनकी कमेटी ने, जिनके अरकान ने इसका बाइकाट किया? 4 रुकनी कमेटी बनाई गई है जो PTI के जो अरकान उनको मनाने के लिए अभी रवाना हुई है। स्पीकर साहब से मुलाकात करें।
नहीं, देखो वो हमारी पॉलिटिकल कमेटी है, हम सारे फैसले करते हैं। एक प्रिंसिपल स्टैंड हमने ले लिया था कि ये जो कमेटी बनी है ये उस तरामीम के पेश नज़र बनी है जिस तरामीम को हम रिजेक्ट करते हैं, तो इसलिए पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला कर लिया। नाम आप लोगों ने भिजवा दिए थे, वो नाम भिजवाने का इसलिए मकसद था कि इन्होंने एक कट ऑफ टाइम दिया था कि बाय दिस टाइम आप हमें दे दें, क्योंकि हमारे सारे फैसले पॉलिटिकल कमेटी करती है। अगर हम पॉलिटिकल कमेटी के फैसले से पहले नाम ना भेजते और पॉलिटिकल कमेटी इवेंचुअली ये फैसला करती कि हमने शिरकत करना है। आईनी मुसवदे के तहत अभी बहरहाल आज 12 बजे से पहले 3 जजों में से एक का नाम पार्लिमानी कमेटी को देना होगा, वज़ीर आज़म को, फिर सदर के पास जाएगा। इजलास 12:30 बजे तक मुलतवी हो गया है। 12 की जगह 9 अरकान पीटीआई ने 8:30 बजे तक, और पीटीआई के अलावा 9 अरकान जो 2/3 होंगे फैसला करेंगे अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। ब्रेक के बाद आएंगे तो अपनी स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट से इस सारी सूरत हाल का पस मंज़र समझेंगे। हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है और कहूँगी 6 घंटे बाद फिर दोबारा पार्लियामान की कमेटी बैठेगी। 9 अरकान होंगे जिन्हें आज 12 बजे तक फैसला करना है कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और याया अफरीदी हमारे साथ आयशा नाज हैं जो पार्लियामान को भी करीब से कवरती हैं और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट पर भी उनकी जो अप्स एंड डाउन या सर्द व गर्म चल रहा है उस पर गहरी नज़र है। शुक्रिया आयशा। बड़ा हंगामा खेज़ दिन रहा और आईनी तराम पीस करने के लिए पार्लियामान रात भर बैठी रही, यानी सेनेट और कौमी असम्बली, और अब गालिबन 8:30 बजे बैठनी है। आज 12 बजे तय करना है। लेकिन मैं ये बताइए कि मंसूर अली शाह बहरहाल एक सीनियर मोस्ट जज हैं, होने चाहिए था। मॉरली का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, पॉलिटिकल या उस तरह नहीं। क्या शाह साहब को इस तरह अपना नाम रखना था? उन्हें तो विड्रॉ कर लेना चाहिए था, क्योंकि आईनी कानूनी तौर पर तो वो चीफ जस्टिस होते, लेकिन अब उस दौड़ में शामिल हो गए। इसका क्या सबब लगता है तुमको? और अगर वो हो जाएं, उनका नाम आ जाए तो ये सरप्राइज़ होगा आयशा? नाम के जाहिर होने से, इस नाम को के सामने आ जाने से इसमें हैरान की बात नहीं है, क्योंकि जो है वो 25 तारीख को अपनी मुद्दत पूरी कर रहे हैं और इसकी वजह 3 नाम आ चुके हैं सामने, जिससे हुकूमत की जो है वो गौर कर रही है। पार्लियामानी कमेटी के हवाले से दिखा दी गई है और पार्लियामानी कमेटी का इजलास भी हुआ था जिसके करने के हवाले से फैसला करना था। लेकिन आपको बताते चले कि अंदर जो कमेटी का इजलास शुरू हुआ तो वहाँ पर जो 9 अरकान कमेटी मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ संयुक्त जहाज काउंसिल के जो नुमाइंदे थे उन्होंने इस कमेटी में आने से इनकार कर दिया था। और इसके बाद जो आखिरी नतीज जो कानून है हमारे बाकी आए और उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि एक जमहूरियत वापस से तमाम जमातों के साथ लेकर चले कि पाकिस्तान की तैनाती के लिए हम चाहते हैं कि और सीबीआई के अरकान जो है वो जो रकम नाम के कमेटी में न दिया है। तो इस हवाले से शुरू कर दी गई है। मौलाना फजल रहमान की भी इसमें मदद ली जा रही है। मौलाना फजल रहमान ने अपने को भी कॉल कर दी है और अपने ने उनसे मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया है। इस वक्त भी स्पीकर कौमी असम्बली के पास जो वक्त का वक्त नाम के मनाने के लिए चलाना और मौजूद है। को असम्बली में बुलाया था मुशावरत के लिए और जज के लिए, तो भी मौजूद है, तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया और जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो भी मुशावरत के लिए वक्त मांग रहे हैं। तो दबाव मतलब ये है कि यहाँ पर जो रकम है वो इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब रही बात जस्टिस मंसूर अली शाह के नाम की, तो जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम अगर हुकूमत दे भी देती है तो इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन आयशा सवाल ये है कि आप नहीं समझती कि ये जो यानी ये तो बात तय हो चुकी थी कि सीनियर मोस्ट जज जो है उसको ही बनना चाहिए, और जब सीनियर मोस्ट नहीं बनते थे तो कंट्रोवर्सी की एक पूरी तारीख़ है। अब अगर याया अफरीदी और मुनीब अख्तर साहब चाहे कितने ही काबिल एहतराम जज हों, अगर मंसूर अली शाह को बाईपास करके चीफ जस्टिस बनते हैं
तो बहरहाल कंट्रोवर्शियल जज तो कहलाएंगे। ऐसे ही आपने देखा कि 63A का जो फैसला आया उसमें 8 जजों का एक फैसला आया, 2 का अलग आया, और उसको फिर बाईपास किया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, यानी बेंच तकसीम हुई। अभी भी जो होगा तो उससे ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट तो तकसीम होगी ना आयशा? जी बिल्कुल, पढ़ाई का ये कहना है कि हुकूमत जो है वो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए है कि अगर हम इस वक्त जज को तैनात कर देते हैं तो इससे ये जो वकला की तहरीक है वो भी सबके सामने आ जाएंगे और हुकूमत को मज़ीद परेशानी का सामना। और इसलिए हुकूमत की जानिब से तजवीज़ यही किया जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली को तैनात कर दिया जाए और अब आईनी बेंच का भी उनके पास ऑप्शन है। अब आईनी बेंच के लिए जस्टिस दाहिया को तैनात कर दिया जाए और ये जो है अभी नाम जो है और बैठेंगे सोचेंगे अभी जस्टिस दाहिया जो है वो अपनी उनके काफ़ी अभी मदद करी हुई है। अगर वो 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बन भी जाते हैं तो सवाल ये पैदा हो सकता है कि बाकी उनके 5 साल रह करेंगे तो वो क्या दोबारा चीफ जस्टिस रहेंगे या फिर क्या करेंगे या उनको रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस से पाकिस्तान तैनात कर देती है तो ये भी हो सकता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो आईनी वैसे आयशा ये बताइए कि ये आखिर क्यों ये समझा जाता है, यानी जो पास के कुछ फैसले आए, उनके रिमार्क्स आए, इससे ये समझा गया कि मंसूर अली शाह जो हैं वो हुकूमती नज़र में एक जिसे कह सकते हैं कि वो एक ब्लैक हॉर्स हैं, ऐसे ही हुआ ना, इसीलिए ये सब कुछ पूरा बनाया गया। वो गालिबन खौफज़दा थे कि मंसूर अली शाह आएंगे तो 47 भी खोलेंगे, 63A पे भी फैसला देंगे और जो केसेस आए, क्या वाकई ऐसा था या आप समझते हैं कि नहीं? कादी फायदी के बारे में कहा जा रहा था, उन्होंने कोई ऐसा किरदार तो अदा नहीं किया कि जो बहुत बड़ा हुकूमत के गिराने का सबब बने? ऐसा हमने देखा कि जब भी कोई बड़ी साइबाकी होने लगती है तो इस तरह से लगता है आने लग जाते हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो भी आदमी चीज हो या चीज हो उनकी तैनाती को बड़ा फर्क करता है। पहले तो एक लॉबी कर दी जाती है, लोगों की साथी कर दी जाती है, जिसकी वजह से एक तरह से गवर्नमेंट करना पड़ता है, बाकी लोगों को भी लेने में आ जाता है कि की चीज़ें हो जाती हैं तो इसमें कहीं ना कहीं या तो इदारे इन्वॉल्व हैं या फिर हुकूमत इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर यही बात जैसे अली शाह के हवाले से बात करते थे, जैसे कि वाले ने कहा कि वो आएंगे, वो सिस्टम को इसको भी रिवर्स कर देंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि जी इलेक्शन जो फॉर्म 47-45 का मामला था उसमें इलेक्शन को कलदम करार देते हैं, दोबारा से इलेक्शन चलाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो थी कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ मंसूब कर दी गई थी कि अगर वो आएंगे तो ये तमाम इक़दाम करेंगे, जिसकी वजह से कहा जा रहा था कि बस अक्टूबर तक आप इंतज़ार कर लें, अक्टूबर में ये हुकूमत चली जाएगी, अक्टूबर के बाद नई गवर्नमेंट आएगी। और हमने देखा PTI के जो बानी हैं उन्होंने भी ये पैगाम दिया कि बस अब इलेक्शन की तैयारियां हो जाएं। तो सिर्फ़ और सिर्फ ये देखा जा रहा था कि हो सकता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो चीफ़ जस्टिस बन जाएं और अपने ये फ़ैसले करें, जिसकी वजह से PTI जो थी वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी दिखाई दे रही थी। और हमने देखा जब आईनी तरमीम हुई, 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर वक्त हमारे यहाँ इनके हुकूमत के पास कम था, लेकिन वो जल्द अज जल्द कानून साजी करना चाह रहे थे और एक तासुर भी यही चाह रहा था कि शायद ये एक शख्स के लिए निकाजी फ़ाइज़ ईसा को स्टे देने के लिए या फिर उसकी एक्सटेंशन के लिए ये तमाम चीज़ें करने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब ये भी था कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह आ जाते हैं चीफ जस्टिस और पाकिस्तान, तो जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो चेंज हो सकता है और जो केसेस अदालत में चल रहे हैं लेकिन आयशा, जस्टिस मंसूर अली शाह एक जहाँ दीदा पूरे प्रोसेस से गुजर के वकालत में रहे हैं, जज में रहे हैं, तो उन्हें जब ये नाम उनका 3 जजों में आ रहा है तो वही जो मैंने आपसे पहले सवाल किया था कि उन्हें भी कंसीडर किया जा सकता है, सरप्राइज़ तो नहीं होगा उनका आना बिल्कुल हम कैसे अंदाज़ करें। और वो खुद उन्होंने क्यों अपनी साख को स्टेक पर लगाएंगे, क्योंकि अगर मंसूर अली शाह का नाम नहीं होगा तो गालिबन वो फिर आइंदा इस बेंच में भी ना बैठें, वो रिटायर्ड हो जाएंगे, ऐसा है।
जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम दे भी देते हैं, लेकिन दूसरी जानिब ज़राए का ये भी बताना है, क्योंकि अब जो 26वीं आईनी तरमीम की गई है उसमें सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात बहुत महदूद कर दिए गए हैं और आईनी मामलात जो सियासी मामलात हैं उसके लिए अलग से बेंच तश्कील दिए जाने के भी जो है वाज़ेह तौर पे आइन में लिख दिया गया है कि आसिया जो है वो आईनी बेंच। आसिया आप जो ये कह रही हैं वो वैसे मैं दूसरा सवाल बात करूँगा, लेकिन आपको भी आयशा और दूसरा बात सवाल महदूद आपसे कर दूं कि पाकिस्तान में तो तमाम केसेस जो हैं वो जो आईनी कहाँ होते हैं, वो तो पॉलिटिकल केसेस होते हैं। यहाँ तो भैंस चोरी पे केस बना लिया जाता है, यहाँ तो शहद की बोतलों पे केस बना दिया जाता है। यहाँ तो आपको अगर आप पास की देखें तो ये कैसे तयन होगा कि ये आईनी केस है, ये तोशाखाना केस किस में आएगा? आईनी केस तो नहीं है जिसमें इमरान खान अंदर हैं। इमरान खान पे जो 106 केसेस हैं तोड़ फोड़ के केसेस हैं, आपकी शानाना गुलजार पे थे कि उन्होंने पुलिस की पेटी खींची। मेरा कहने का मतलब है कि इतना आसान नहीं होगा कि इस केस को कहा जाए कि ये आईनी केस है और ये केस जो है वो आईनी वो केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। कौन तयन करेगा, कैसे होगा? ये तो बार बार चैलेंज होगा ना फिर। जी मुजाहिद साहब, जैसे कि हमने कल भी देखा था और आज भी देखा था, जब ये आईनी तरमीम पास हो गई थी तो इस पे जो जजेस के रिमार्क्स थे वो भी तज़ब्ज़ुब का शिकार थे और उनको भी समझ नहीं आ रही थी। वो एक दूसरे से कह रहे थे ये बेंच अब बेंच बन चुका है आईनी, अब हम ये केस सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते। तो इस चीज़ को डिफ़ाइन करना जी हेलो जी आयशा आयशा एक सवाल में और आगे बढ़ा देता हूं। डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अभी कानून साजी हुई है और कानून साजी के बाद देखा कि कौन सी आईनी केसेस है, सिर्फ पार्लियामेंट से रिलेटेड या आइन से रिलेटेड आईनी केसेस है या फिर जो पॉलिटिकल केसेस भी हैं या इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो केसेस हैं वो भी इस आईनी बेंच का हिस्सा बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट का बनते हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि जब से ये आईनी तरमीम मंजूर हुई है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात जो हैं वो बहुत महदूद कर दिए गए हैं और जिस वजह से ज़राए का ये कहना है कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ़ जस्टिस की जो कुर्सी है वो शायद कबूल ना करें। उसकी बड़ी वजह भी यही होगी कि जब इख्तियारात को ही कंट्रोल कर दिया जाएगा या कम इख्तियारात हो जाएंगे तो वो इस सीट पर क्यों बैठें। तो उससे एक ये भी तासुर आता है कि शायद हमारे जो जजेस हैं। आयशा, अगर मैं आखिर में आपसे पूछूं कि एक और इम्तहान आपकी बारों का और खुद चीफ जस्टिस का होगा, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का फुल रेफरेंस होता है चीफ जस्टिस की रुखसती पर, उनकी आमद पर, तो गालिबन सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट जो है वो अपनी की नोट वो भी एक नोट देता है, उसकी भी तकरीर होती है। तो काजी फाइज ईसा के लिए क्या मौजूदा चीफ जस्टिस जो है उन्हें एक तकरीर के लिए बुलाया जाएगा? इसी तरह जो नए चीफ जस्टिस आएंगे उनके लिए भी शायद बुलाया जाता है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। तो ये सूरत हाल तमाम वकला बरादरी कह रही है कि हम तो मंसूर अली शाह के अलावा किसी को जज नहीं मानेंगे। तो मसाइल कम तो नहीं होंगे ना आयशा? तलखी महाजराई जारी रहेगी ना, बारों बेंचों के दरमियान भी और खुद बेंच के दरमियान भी? जी, इसी तलखी के पेश नज़र हुकूमत ने एक तरफ जहाँ पे टाइम दिया है कि वो अपोजिशन से मुलाकात करके या उनसे दरख्वास्त करके इस कमेटी में शमूलियत के लिए कहें, तो दूसरी जानिब अभी नाम पर भी गौर किया जा रहा है। और जो सिनेरियो आपने बताया है कि तलखियाँ पैदा होंगी या फिर वकला जो है अपनी तहरीक का आगाज़ कर देंगे या वो मानेंगे नहीं इस फैसले को, तो इन तमाम सिनेरियो को देखने के लिए भी हुकूमत को थोड़ा सा वक्त चाहिए। वो बैठ के ये सोच रहे हैं कि इस मामलात को किस तरह डील किया जाए। तो ज़राए का यही कहना है कि हुकूमत जो है ज़्यादातर मुत्तफ़िक इस बात पे है कि चीफ मंसूर अली शाह को, जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बना दिया जाए ताकि जो आने वाली तलखी है उससे निपटा जाए। और दूसरी जानिब हुकूमत के पास ये भी ऑप्शन है कि जो आइनी बेंच हैं उसके लिए जो जस्टिस याहिया आफरीदी हैं वो उनके लिए सूटेबल हो सकते हैं, या ये भी है कि जो रिटायर्ड जज मौजूदा जज रिटायर हो जाएंगे उनको भी आइनी सरबराह बनाया जा सकता है, लेकिन ये भी कहना कबल वक्त होगा। आयशा, आप बड़े बैकग्राउंड से, आपने पूरे पस मंज़र से तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू 8:30 बजे तो शुरू होगा, 9 बजे भी शुरू हो सकता है, 12 बजे तक फैसला होना है अगर चीफ जस्टिस कौन होगा। और आयशा का एक तरफ भी इशारा था कि हो सकता है हुकूमत मंसूर अली शाह को, जो सीनियर मोस्ट जज हैं, उन्हें ही नामजद करे।
हमारे साथ रहिएगा। गुफ्तगू हमारी इस अहम इशू पर जारी रहेगी कि इस वक्त इस्लामाबाद में ही नहीं, अदालती हलकों में नहीं, सियासी और अवामी हलकों में सबसे बड़ा सवाल ये है अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बिल्ली आपको खुशामदीद कहता है। अब से कोई घंटे भर बाद दोबारा पार्लिमानी कमेटी का इजलास होगा। बहरहाल उसमें तहरीक इंसाफ के 3 अरकान उसमें बाइकाट कर चुके हैं। 2/3 अक्सरियत यानी 9 अरकान ये तय करेंगे अगला चीफ जस्टिस कौन होगा, यानी मंसूर अली शाह जो सीनियर मोस्ट हैं, जिनको होना चाहिए था पास की शिक के मुताबिक, लेकिन मुनीब अख्तर या अफरीदी के नाम भी आ रहे हैं। बात आते हैं हसन रज़ा पाशा साहब, बड़े सीनियर सीजनड लॉयर और साबिक चेयरमैन पाकिस्तान बार। शुक्रिया पाशा साहब। ये जो दरअसल पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आइनी बेंच कायम ही कर दी गई है, जैसे पहले आइनी कोर्ट कहते थे, तो आइनी बेंच और सुप्रीम कोर्ट में क्या फ़र्क होगा, कैसे हुदूद मुतय्यन की जाएंगी कि ये केस आइनी बेंच में जाए या सुप्रीम कोर्ट में जाए। जी पाशा साहब। बरेलवी साहब, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, दोनों बराबर हैं। सिर्फ ये हुआ है कि जो आइनी केसेस हैं उनको जो आइनी बेंचेस हैं वही उनकी समाअत करेंगे, और बाकी जितने भी केसेस जो सुप्रीम कोर्ट के ही सुनने वाले हैं, जिसमें क्रिमिनल अपील्स, सिविल अपील्स और सर्विस मैटर्स, बाकी जितने भी हैं वो सारे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान सुनेगी। लिहाजा कोई ना तो ऊपर है और ना नीचे है, सब बराबर हैं। और अगर आप फॉर्मेशन देखें इसकी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सरबरा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होगा, और दूसरे नंबर पे जो मेंबर होंगे वो आईनी बेंच के जो सरबरा होंगे वो दूसरे नंबर पे हैं। चेयरमैन जो है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होंगे, और उसके बाद 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट के होंगे। तो इसमें जो डोमिनेशन नजर आ रही है, जो डोमिनेटिंग फैक्टर नजर आ रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस का है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस का है। बसत एहतराम पाशा साहब, पाकिस्तान में तो आपको भी इल्म है, आप कहते हैं कि जनाब जो आइन उमूर के केसेस होंगे आइन में जाएंगे, जो आम होंगे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल केसेस होते हैं वो तो क्रिमिनल केसेस होते हैं। वो तो कहते हैं इनके बिस्तर, वो इनके कमरे से शहद की बोतलें निकली। मैं वो शराब का नाम लेना नहीं चाह रहा था। इन्होंने भैंस चोरी की, इन्होंने ट्रैक्टर चुराया, वो एक खातून पे इल्ज़ाम लगा कि एक पुलिस वाले से बंदूक छीनी बल्कि उसकी पेटी उतार रही थी, और ये तमाम कुछ पार्लियामेंट के अंदर हुआ। ये तो पॉलिटिकल केस हुआ। ये कहाँ जाएगा, आईनी अदालत में जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा? मिसाल दी जा सकती है जनाब। ये तो आप पॉलिटिकल मफादात के तहत क्रिमिनल केसेस होते हैं, और जो पॉलिटिकल केसेस होते हैं तो शखाना केस किस में जाएगा पाशा साहब? जी बरेली साहब, जिन 2 केसेस का आपने चौधरी ज़हूर इलाही साहब और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के केसेस के हवाले से बात की, तो वो किसी तौर पे भी आइनी केसेस नहीं कहला सकते। उनकी नोयत क्रिमिनल है और वो आम कोर्ट में चल सकते हैं, क्रिमिनल कोर्ट मसलन मैजिस्ट्रेट के पास, फिर सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ। इनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल केस किसी तौर पे भी नहीं कह सकते। किसी भी हर सियासी केस को हम कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कह सकते अनटिल एंड अनलेस उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन इन्वोक की गई हो, वो सेपरेटली कॉन्स्टिट्यूशन को बेंच में समाअत होगी उनकी। लेकिन बाकी अगर मसलन किसी सियासतदान पे कोई क्रिमिनल केस बनता है या नैब का केस बनता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में नहीं जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा, आम कोर्ट में जाएगा। पाशा साहब, आपके यहाँ तो झूठे केस बनते हैं, जाली केस बनते हैं सियासतदानों पर। ऐसे ऐसे केस बने, अगर मैं तारीख में जाऊँ तो इतना वक्त नहीं है। वो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन सियासी केस तो बनाते ही नहीं है कि उन्होंने नारा लगाया कि फ़ौज के ख़िलाफ़, उन्होंने नारा लगाया सियासी जमात के ख़िलाफ़, उन्होंने तोड़ फोड़ की, ज़्यादा डाल देंगे जनाब, उन्होंने चौकी जलाई।
पुलिस कहेगी थानों पे हमले किए, जैसे मैंने कहा आपके हमारे आप कौन सा केस मुझे बताइए कि आईनी केस है जो पास की, अगर मैं तारीख में जाऊं सब केसेस पॉलिटिकल केसेस हैं, झूठे और जाली केसेस हैं। इसीलिए बाद में आप देखते नहीं हैं गद्दारी तक के इल्ज़ाम लगे, मुल्क दशनी को इल्ज़ाम लगे, वही बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, इस मुल्क के सदर बने, बड़े बड़े ओहदों पे आए। तो ये जो तकसीम की जा रही है सॉलिडिटी से, इसके पीछे कुछ और मफादात हैं। और हमें ये भी पता है कि आईनी असल मुसव्वदा क्या था, उसमें क्या क्या नहीं था। अगर मैं तफसील में जाऊंगा इसलिए नहीं जाता कि आईनी मुसव्वदे का हिस्सा नहीं है। पाशा साहब देखिए, अगर कोई केस पीपीसी के तहत दर्ज होता है या नैब एक्ट के तहत दर्ज होता है या किसी और क्रिमिनल एक्ट की सूरत में, किसी क्रिमिनल फेल की सूरत में किसी पे एफआईआर या रेफरेंस फाइल होता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर नहीं कंसिडर किया जा सकता बाय ऑल मींस। वो यकीनी तौर पे उसको जो रेलेवेंट लॉ है उसके मुताबिक उसका ट्रायल होगा, उसकी सजा जजा होगी या अपील होगी उसकी। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वाली या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की समाअत वाली बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस वही होंगे प्योरली जो कि मसलन अभी आप देखें ये जो सीट्स वाला रिजर्व सीट्स वाला मैटर है ये प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। इसके अलावा बाकी जो अभी मामला 63A वाला वो खालिस्तान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर है, तो इसको किसी और लॉ जब नहीं इन्वोक होगा और वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के पास आएगा। बाकी मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस, सर्विसेज मैटर जितने भी सारे हैं वो रेलेवेंट लॉ से उनके ट्रायल भी होंगे, अपीलें भी होंगी और अप टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अल्टीमेट कोर्ट ऑफ लॉ के तौर पे उनका फैसला होगा। चलिए मैं इस पर मजीद आपसे सॉरी टू, वैसे भी आप इतने सीनियर सीजनड हैं, कानून और आईन पे बात नहीं कर सकता, लेकिन आपके यहाँ पार्लियामान कौन सी है? भुट्टो साहब की ने जो मार्च 1977 में इलेक्शन कराए थे उनके खिलाफ इतनी बड़ी धांधली की तहरीक चली कि उनका तख्ता ही नहीं उल्टा बल्कि उनको तख्तेदार पे भी चढ़ गए। आपकी ये और उसके 77 की अगर आप पार्लियामान देखें, मुशर्रफ की आप पार्लियामान देखें, नवाज शरीफ की पार्लियामान देखें जिसमें पीपल्स पार्टी के 16 अरकान जीते थे। बाद में इमरान खान के में भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो भी पार्लियामान नहीं थी। इस पार्लियामान को भी कहा जाता है कि 47 की पैदावार है। तो जो खुद फॉर्म 47 की पैदावार हों, जो खुद जो है धांधली के ज़रिए पार्लियामान के रुकन बने, उन्हें आप पार्लियामानी कमेटी का रुकन बनाएं और वो फैसले करेंगे कि जज कौन होगा, वो फैसले करेंगे कि आईनी बेंच में जाएगा कौन और सुप्रीम कोर्ट में कौन सा केस जाएगा। देखिए, ये एक पॉलिटिकल बात है जो आप फरमा रहे हैं। अब फॉर्म 45, फॉर्म 47 के हवाले से जो बातें हैं वो अब वो अल्टीमेट डिसीजन के लिए ट्रिब्यूनल्स के पास वो मामलात पेंडिंग है। और जो इलेक्शन एक्ट के तहत जो तरीकाकार जो प्रोसीजर दिया गया उसके तहत हारने वाले उम्मीदवार ने पिटीशन फाइल कर रखी है, उस पर एक फैसला होगा और उस फैसले की अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो अपनी अथॉरिटी उस वक्त इन्वोक करेगी जब मामला उसके पास आएगा। अब एक बात बड़ी एक शदोबत के साथ की जा रही है कि शायद हुकूमती इत्तेहाद इस वजह से खौफजदा है कि उन इलेक्शन का ऑडिट होगा, फोरेंसिक होगा। मैं नहीं समझता कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन का ऑडिट का ऐलान करे या फोरेंसिक क्या करे। उसके पास अनटिल एंड अनलेस जो नीचे से प्रोसीडिंग्स के मुताबिक जो मामलात उनके पास आएंगे तो फिर वो कोई ऐसा ऑर्डर कर पाएंगे कि ये फोरेंसिक करवानी है, ये ऑडिट करवाना है, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इख्तियार में मौजूद है कि वो करा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली शायद ना करा सकें। मोहतरम हसन पाशा साहब, जैसे मैंने कहा पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन रहे, बड़े सीनियर लॉयर, और अब गालिबन आइनी कानूनी तौर पर मुसव्वदे के मुताबिक 8:30 बजे अभी कहते हैं दोबारा पार्लियामानी कमेटी का इजलास होगा। आज हर सूरत में फ़ैसला करना है इन्हीं मुसव्वदे के मुताबिक कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। तो मज़ीद कुछ इंतज़ार कीजिए। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बरेली को इजाज़त दीजिए।